Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of discovery of neutron to test yourself 2.1. Okay, the possible question related to this topic is how were neutrons discovered and write down their properties. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट है ये आपके सामने फैसलाबाद बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, मुल्तानपुर, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा. Okay, first of all we will discuss historical background of neutron. Okay, रदरफोर्ड जो था वो उसने इस चीज़ को प्रेडिक्ट किया था सबसे पहले कि उसने क्या चीज़ ऑब्जर्व की. वो जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स अपने कर रहा था तो उसने देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ ऐसा है एटम में जिसको जो है हमने अभी डिस्कस करना है. ठीक है, अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम डिस्कस कर चुके थे क्योंकि उनको जो है वो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट की तरफ वो बेंड हो रहे थे या उनकी जो मूवमेंट थी वो इन चीज़ों की तरफ जा रही थी. क्यों जा रही थी? क्योंकि वो खुद उनके ऊपर चार्जेस थे, इसलिए हमें उस चीज़ का आइडिया हो गया. लेकिन जैसे ही डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो इस पे काम कर रहे थे और रदरफोर्ड ने ये चीज़ देखी कि जो एटॉमिक मैस है यानी एटम का जो मैस है जब वो कैलकुलेट करते हैं तो एटम का मैस जो है वो उतना नहीं आ रहा जितना कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था. कि जिस तरह उन्होंने कहा कि प्रोटॉन का जो मैस है वो का जो चार्ज है मैस है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन. तो उन्होंने जब रदरफोर्ड जो था उसने जब इस चीज़ को वो कैलकुलेट कर रहा था तो उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे जब फाइंड आउट करते हैं एटम का मैस तो वो उतना नहीं आ रहा जितना जो है वो इनकी बेस पे हम एस्टिमेट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का लेट्स सपोज मैस एक आ रहा है और जो प्रोटॉन का मैस आ रहा है लेट्स सपोज, तो उसने क्या देखा कि अगर उसने ये दोनों मैसेज जो हैं वो इनके मैसेज जो हैं वो कैलकुलेट किए और उनको जो है अलग-अलग कैलकुलेट करके जब इनको ऐड किया आपस में, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो है जो एटम है वो इन दोनों चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तब ये कहा जा रहा था अभी. तो उसने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि अगर हम एटम का मैस जब देखते हैं और अगर हम इनको सेपरेटली कैलकुलेट करके देखते हैं तो एटम का मैस उतना नहीं आ रहा जितना अगर हम इनको आपस में प्लस करके भी देखें तो आना चाहिए. ठीक है, यानी उसने ये प्रिडिक्ट किया. किसने? रदरफोर्ड ने ये चीज़ प्रिडिक्ट की इन 1920s के कुछ और भी पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर प्रेजेंट हैं और वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं. अब उसने उसको न्यूट्रल क्यों कहा? क्योंकि अगर उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल भी हमें पता चल गए, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल के भी पता चल गए, अगर वो पार्टिकल हमें पता नहीं चल रहे अभी तक, इसका मतलब है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जो अपना वेट तो यहाँ पे शो कर रहे हैं, अपना मैस तो एटॉमिक मैस में ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो फील्ड में जो है उनकी नेचर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव कोई चार्ज है वो पता नहीं चल रहा था. इस वजह से उसने उन पार्टिकल्स को न्यूट्रल पार्टिकल्स का नाम दिया. ठीक है, और उसने क्या कहा कि उसने ये जब एस्टिमेशन कर रहा था, जब वो ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था मैसेज को, तो उसने ये क्या बात कही कि उसने कहा कि जो ये जो न्यूट्रल पार्टिकल जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए उनका मैस जो है वो प्रोटॉन के मैस के तकरीबन इक्वल है. ठीक है, तो साइंटिस्ट जो थे फिर उस एक पार्टिकल की तलाश में लग गए. ठीक है, यानी उसने जो है ये प्रेडिक्शन दे दी थी कि कुछ और भी पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. अब इस चीज़ को डिस्कवर से पहले तो इसको हम देख लें कि अब जो एटम का स्ट्रक्चर आ रहा है उसमें जो है देखें, जो सबसे पहले डेमोक्रिटस आया उसने जस्ट कहा कि बस एक राउंड स्फीयर है, एक गोल सा स्फीयर है जिसको उसने एटम का नाम दिया. उसके बाद जे थॉमसन आया. ठीक है, उसके बाद जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट आए, प्लम पुडिंग थ्योरी आई. उसके बाद जो था उसमें एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का दिखाया गया. ठीक है, उसके बाद जो था डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए, अपने काम करते गए. ठीक है, तो अभी जो हमारे सामने एटम का स्ट्रक्चर है उसमें आप देखें कि इलेक्ट्रॉन,
जो है वो ऑर्बिट में जो है वो मूव कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर देखिए प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, अब आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम न्यूट्रॉन को डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। ओके, इन 1932 चैडविक वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये चीज़ बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है कि वहाँ पे तो रदरफोर्ड लिखा हुआ था 1920, उसने जो है वो डिस्कवर किया था, तो चैडविक क्यों आ रहा है। रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया था, उसने प्रिडिक्शन दी थी कि ऐसे कुछ पार्टिकल प्रेजेंट हैं, साइंटिस्ट ने इस पे वर्किंग की। चैडविक वाज द वन हु डिस्कवर्ड दिस पार्टिकल्स। ठीक है, तो 1932 में 1920 में रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया था, 1932 में चैडविक ने इन रेस को, इन पार्टिकल्स को क्या कर लिया था, डिस्कवर कर लिया था। अब उसने इन पार्टिकल्स को कैसे डिस्कवर किया, वो अपने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या कहा, उसने क्या किया कि उसने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट क्या है कि बेरिलियम एलिमेंट जो है उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, बम्बार्डमेंट की उसकी। ठीक है, तो उसके ऊपर उनको जो है वो फॉल करवाया। तो उसने देखा कि उसमें से कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही थी। हाईली पेनिट्रेटिंग का क्या मतलब है, ये मैं आपको आगे जो है वो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। और उन हाईली पेनिट्रेटिंग रेस को उसने क्या नाम दिया था, उसको उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया था। ठीक है, यानी ये उसने इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में अगर देखें तो हम क्या कहते हैं कि बेरिलियम टारगेट, यानी ये बेरिलियम है, इसके ऊपर जैसे ही उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, ठीक है, तो उससे उसने क्या देखा कि कुछ रेस प्रोड्यूस हो रही हैं, और उन रेस को उसने, उन पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया था, उन रेस को उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया था। ओके, you can see in this डायग्राम, ये पोलोनियम सोर्स है। ठीक है, पोलोनियम सोर्स जो है उससे उसने अल्फा पार्टिकल की प्रोडक्शन करवाई। ठीक है, यानी ये पोलोनियम भी एक, जैसा बेरिलियम जो है ये भी एक एलिमेंट है, पोलोनियम भी एक एलिमेंट है। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको पीरियोडिक टेबल में जाके चेक किया करें कि ये वाकई ये एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल में मौजूद भी है या नहीं। ठीक है, तो पोलोनियम जो है उसमें से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो निकले। उन अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हमने कहाँ करवाई, बेरिलियम टारगेट के ऊपर। तो जैसे ही बेरिलियम टारगेट के ऊपर वो जाके टकराएं तो उसमें से कुछ रेस प्रोड्यूस हुए। ठीक है, और इन रेस को उसने क्या नाम दिया था, न्यूट्रॉन का नाम दिया था। और ये आगे जो है उनको फिर उन्होंने आयोनाइजेशन चैम्बर में, यानी ये 3 प्रोड्यूस हुई हैं तो उससे ये 6 प्रोड्यूस हुई, और ये एम्पलीफाई करके, यानी ये रेस जो 3 प्रोड्यूस हुई इससे मज़ीद रेस प्रोड्यूस करके हम जो है वो यूज़ करते हैं। और ये कहाँ यूज़ होती हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल। ओके, properties, now we will discuss the properties of neutron. चार्ज, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द चार्ज। न्यूट्रॉन्स कैरी न्यूट्रल हैं, ये इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ना ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं या ना नेगेटिवली चार्ज होती हैं, दीज आर न्यूट्रल। ठीक है, मैस इनका किसके इक्वल होता है, मैस ऑफ द पार्टिकल्स वर नियरली इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जितना मैस है तकरीबन इनका मैस भी उतना होता है। ओके, हाईली पेनिट्रेटिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर होगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि डिफरेंट जो है लेयर्स आप लगा दो डिफरेंट चीज़ों की, ये पेपर है, ये थिन प्लेट मेड ऑफ वुड, एल्युमिनियम वगैरह। ठीक है, और ये लेड आयरन वगैरह की एक थिक लेयर है, और ये वाटर या कंक्रीट है उसके एंड पे। ठीक है, यानी आप डिफरेंट चीज़ों की एक लेयर बना रहे हो, और वो चीज़ें कौन कौन सी ये हैं। तो जो अल्फ़ा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज हैं, तो अल्फ़ा रेज जो हैं जब वो आप उसमें से पास करवाना चाहते हो तो वो अल्फ़ा रेज सिर्फ पेपर तक रहती हैं, वो उससे आगे नहीं जा पाती। ठीक है, तो इसका मतलब है ये लेस पेनिट्रेटिंग है। ये पेनिट्रेट का मतलब होता है उसके अंदर से होके आगे तक चले जाना। ठीक है, पेनिट्रेट कर जाना। ठीक है, बीटा रेज जो है वो पेपर में से गुजर गई, लेकिन नेक्स्ट जो वुड की प्लेट है वो जस्ट वहां पे जाके रुक गई।
ठीक है, आगे पेनिट्रेट नहीं कर सकी, आगे ये नहीं गुजर सकी। एक्स रेज जो है वो जो है इन दोनों लेयर से गुजर के नेक्स्ट लेयर तक चली गई, और जो यहाँ गैमा रेज भी वहां तक गई। लेकिन न्यूट्रॉन को देखें, ये जो रेज हैं ये इतनी हाईली पेनिट्रेटिंग है कि ये इस फोर्थ लेयर तक चली गई हैं। बात समझ में आ गई है कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग का क्या मतलब है, कि ये रेडिएशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये चीजों के अंदर से गुजर के आगे तक पहुंच जाती हैं। ठीक हो गया। तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज है। शॉर्ट के अकॉर्डिंग भी, लॉन्ग के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। Okay, now we will discuss your test yourself 2.1. Question number 1 is, do you know any element having no neutron in its atom? जी, चैप्टर नंबर 1 में भी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर वाले टॉपिक में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन जो है के पास न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन के पास उसका जो आइसोटॉप है प्रोटियम, उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। इट हैज़ 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। यस, द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन हैज़ नो न्यूट्रॉन, और वो कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है? प्रोटियम है। ठीक है। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? ठीक है, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक, नॉट रदरफोर्ड। और कब डिस्कवर किए? 1897, 1886 and 1932. The next question is, how does electron differ from a neutron? Okay, differentiation करेंगे on the basis of charge, ठीक है, on the basis of place or location, on the basis of their masses. Electron is the negatively charged particle and neutron is a neutral particle. Electron revolves around the nucleus, neutron is present inside the nucleus. ठीक है। mass of electron is, अब ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कहाँ पे डिस्कस किया था? ये यूनिट 1 में हमने रिलेटिव एटॉमिक मास वाले टॉपिक से आप इसको ले सकते हैं ये पॉइंट, कि इलेक्ट्रॉन का मास 5.486 इंटू 10⁻⁻⁴ एटॉमिक मास यूनिट है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, एक्सप्लेन हाउ एनोड रेज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये हमने जो टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये उसमें से है कि एनोड रेज डोंट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। इन फैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन the cathode rays or electron collide with the residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them. ठीक है, तो ये आपने साथ इक्वेशन लिख देनी है। ठीक है, ये आपके नोट वाले चैप्टर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके, ये आपने इन टॉपिक जो है इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और पॉसिबल क्वेश्चन जितने आप बना सकते हैं इनको बना के आपने नोटबुक पे लिख लेना है। थैंक यू सो मच।